अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको कहानी दिखाएंगे एक ऐसे किरदार की जो अपने बेटे की बीवी को झांसा देता है कि उसके शोहर के साथ यानी कि अपने बेटे के साथ सुलह करवा देता है। उसको अपने बहू को अपने पास बुलवाता है, फिर उसको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां उस घर में कोई नहीं होता, फिर उसको ज्यादती का निशाना बनाता है। जी हाँ, एक बहू को सुसर ज्यादती का निशाना बनाता है। फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, मुकदमा दर्ज होता है और अदालत से उसे 25 साल की सज़ा होती है। ये वाकया है क्या? ये वाकया पेश कैसे आता है? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। अनम इशफाक हैं जी, जनरल सेल इंचार्ज हैं सिटी डिवीज़न। और एक और केस ऐसा सामने आया जिसमें खातून के साथ ज़्यादती की गई और ज़्यादती करने वाला कोई और नहीं, उस खातून का ससुर था। 25 साल की सज़ा सुनाई गई और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी गई। अनम से पूछते हैं कि इन्होंने तफ्तीश की, मुलजिम को गिरफ़्तार भी इन्होंने किया और मुलजिम को सज़ा भी इन्होंने दिलवाई। किस तरह से केस सामने आया, किस तरह से मुलजिम पकड़ा गया, क्या तफसीलात हैं। बहुत शुक्रिया अनम साहिबा। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक मरतबा फिर जो जनरल सेल है उसमें हमने देखा कि 25 साल मुलजिम को सज़ा हुई और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। इस केस की थोड़ी तफसील बताइएगा और ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से आपको काम करना पड़ा, कितनी मुश्किलात हुई, क्या कुछ किया गया। जी, जिस तरह से जो सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप केसेस में वो और अमंगस्ट ऑल द क्राइम ये सबसे ज़्यादा हीनियस और मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहूँगी कि ये माने जाते हैं कि इसमें ना सिर्फ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल ग्राउंड्स पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी बारीकियों का और इसमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक केस रजिस्टर होता है जो कि 22/9/2021 में जब ये केस हुआ है, ये इंसिडेंट एक अगर होता है जिसमें एक 15 की हमें कॉल मसूल होती है। ठीक है। और 15 की कॉल होती है शफीकाबाद थाने में। और इस वक्त जो है जनरल सेल काम कर रहे हैं लाहौर में 6 डिवीजन्स में, जो कि 2018 में हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की हिदायत पे अलग से बना दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई भी कॉल हमें वसूल होती है किसी भी थाने में तो हम उसकी थाने की हदूद में देखते हुए, क्योंकि हमारे अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं कंप्यूटराइज, तो 376 का जुर्म जिसमें लगता होगा वो उस थाने की हदूद में जहाँ पर्चा हो रहा वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसी तरह जब ये केस रिपोर्ट होता है, हमें 15 की कॉल मौसूल होती है, तो फौरी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये शफीकाबाद से जनरल सेल सिटी डिवीज़न में ये केस अब आप लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि ये एक रेप केस की कॉल। और इसमें कुछ इस तरह से पे कॉल कौन करता है? वो मुतासरा खातून हमें मीडियम कोई भी हो सकता है, चाहे वो 15 की कॉल हो या कोई SMS हो या इन पर्सन कोई कंप्लेन लेकर अपनी आ जाता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई शुरू कर दें। तो लेकिन इस वाले केस में ख़ास तौर पे ये हुआ कि जब विक्टिम के साथ एक वक़ुआ जो कि बहुत ही उसके लिए दर्दनाक था और बताना एक बहुत ही हिम्मत का काम था, एक वक़ुआ सरजद हो जाता है तो वो हिम्मत करती हुई 15 पे कॉल फौरी कर देती है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो चुकी है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मुलजिम के फ़रार होने से पहले अगर पुलिस पहुँच जाए तो पुलिस मौके से मुलजिम को अरेस्ट कर सकती है, मुझे इंसाफ मिल सकता है। ऐसी हमें कॉल वसूल हुई है जो कि जनरल सेल सिटी डिवीज़न को मार्क कर दी गई है। हम लोग वहाँ पे फौरी तौर पे अपनी टीम को लेके अपने सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में दे के मैं और मेरी तमाम टीम वहाँ पे रेड करती हैं। अब उस लड़की की निशानदेही पे कि ये घर है। अब घर जिस जगह पे वो वक़ुआ बना है कि उसमें वो जो घर था मुलजिम ने अपनी खाला के घर को इस्तेमाल किया। ये केस कुछ इस तरह से था कि इसमें जो एक्यूज़ है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है उसकी एज 52 ईयर्स है, जो कि रिश्ते में उस लड़की का ससुर था। ठीक है। मतलब कि उसके हस्बैंड के फादर थे वो। और एक रिश्ता ये कुछ ऐसा है कि इस पर शक नहीं किया जा सकता, इतना पायज़ रिश्ता है कि हम लोग मतलब जहन उस तरफ नहीं जाता कि ऐसी चीज़ें भी मतलब ये हो सकती है चीज़। और जो विक्टिम की एज थी वो 33 ईयर्स थी। तो उसने फिर बताया कि मुझे ये लड़का एक्यूज़ है, ये मुझे सुलह सफाई की गर्ज से कि आपकी अपने हस्बैंड के साथ कोई नाराज़गी चल रही है तो मैं आपकी सुलह करवा दूँ, तो मैं अपने बेटे को समझा देता हूँ, आप मेरी खाला के घर आए, हम वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो जैसे ही हमें इत्तला मिलती है 15 की, अपनी टीम को लेकर हम मौके पे पहुँचते हैं।
वहाँ पे हम रेड्स करते हैं, हमने लोकेशन, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं, उसकी CDR लेते हैं और उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए हम मुलजिम को फ़रार होने से पहले पहले हम लोग, पुलिस की टीम उसको अरेस्ट कर लेती है। और टाइमली पुलिस के रिस्पॉन्ड करने का उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि उसमें हमने मुलजिम का मेडिकल जो है वो टाइमली करवाया, तमाम सैंपल्स जो हैं वो PFSA लैब में टाइमली चले गए। उससे ये हुआ कि क्योंकि मेडिकल हो गया, DNA के सैंपल्स जमा हो गए, एविडेंस ज़ाया नहीं हुआ, जिसमें आगे फिर ट्रायल चला, पूरा केस पुलिस ने कोर्ट में प्रिपेयर प्रॉपर किया। चीजें सबूत के तौर पे मिल गई, बिल्कुल मिल गई, मेडिकल क्योंकि ये जो रेप केसेस हैं इसके अंदर, क्योंकि ये कमिट होते हैं बिल्कुल ही एक प्राइवेटली जगह पे जिसमें ज़्यादा विटनेस नहीं होते हैं इस केस में। ऐसा ही है। तो इसमें फिर जो विक्टिम का बयान होता है वो काफ़ी अहमियत का हामिल होता है और इसमें जो एविडेंसेस होते हैं वो बहुत बड़ा एक एविडेंस मेडिकल होता है। अगर मुलजिम मौके से फ़रार हो जाता, 15 की कॉल पे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड ना किया जाता, तो हो सकता है इस चीज़ का एज मुलजिम को मिल जाता, क्योंकि मेडिकल टाइमली वो नहीं होता, कंडक्ट नहीं होता और इसमें फिर उसकी DNA रिपोर्ट भी हो सकता है कि डिले होने की वजह से नेगेटिव हो जाता है। लेकिन 15 की कॉल पे हम पुलिस ने तमाम अपने इसमें रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रेड करके मुलजिम को मौके से अरेस्ट किया और फिर तमाम केस प्रिपेयर किया। उस वक्त वो जो विक्टिम थी वो मेंटली बहुत उसकी जो स्टेबल नहीं थी उसकी कंडीशन, उसको हमने लीगल एड दी, उसको काउंसिल किया, उसका मेडिकल करवाया, उसको बिठा के उसकी बात तसल्ली से सुनी। और फीमेल आईओ इसमें जस्ट काम कर रही है, इसमें कोई मेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है। अब जो जेंडर सेल बन गए हैं उसमें एक बहुत बड़ा एज ये मिल रहा है लोगों को कि अब उनका पुलिस पे एक एतमाद भी हो रहा है कि अगर हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या सरजद हो जाता है और हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तो एटलीस्ट कोई फ़ीमेल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हमें वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगी, मेडिकल से लेके आगे पूरा 173 की रिपोर्ट तैयार करने के तमाम इस चीज़। अच्छा अनुप साहब, ये बताइएगा कि इस केस में जो मुलज़िम है वो उसका ससुर आपने जैसे बताया और जो मुद्दइया थी वो उसकी बहू थी जी। तो जो इसमें मुलज़िम का बेटा है और मुद्दइया का शोहर है, इसने आने के बाद कोई दबाव ऐसा को बीवी को प्रेशराइज़ किया हो कि सुलह सफाई की तरफ आ जाए या FIR वापस ले ले या कुछ ऐसा कर ले, तो कुछ ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा इस केस में या होता है यूजली ऐसा? जी, यूजुअली ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है। अब इसमें विक्टिम ने हमें यही बताया कि मुझे कॉन्टीन्यूसली मेरा हस्बैंड कांटेक्ट कर रहा है और वो शादी भी उसकी तब तक इंटैक्ट है कि वो चाह रहा है कि मैं तुमसे ताल्लुक़ शादी का तभी बरकरार रखूँगा जब तुम मेरे बाप को माफ़ कर दोगी। वो ये चीज़ मान रहा था खुद भी, मुलज़िम उसका विक्टिम का जो हस्बैंड है कि गलती हो गई है अब्बा जी से, अब आप उन्हें माफ़ कर दे, फिर मैं आपसे शादी का ताल्लुक़ बरकरार रखूँगा। बहुत प्रेशर था, लेकिन क्योंकि ये एक नाकाबिले माफ़ी, एक बहुत ही घिनौना किस्म का काम है और वो भी जो ससुर और बहू के दरमियान कमिट हुआ, ये तो किसी तौर पे हमारी सोसाइटी में, हमारे मज़हब में काबिल कबूल नहीं है। तो लड़की अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटी, तमाम तर एविडेंसेस को सामने लाकर और चीज़ों को रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके जब केस प्रिपेयर किया गया तो नतीजा आपके सामने। ठीक है। अच्छा अनुप साहिबा, इस तरह के जब केसेस होते हैं, ख़ासकर रेप केसेस हो, कोई ना कोई रिश्तेदार होता है करीबी या बच्ची के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो उसमें भी जो विक्टिम को जो है वो सुलह के लिए राज़ी कर लिया जाता है या लवाकिन को, मतलब मुद्दई जो होता है उसमें FIR में उसको राज़ी कर लिया जाता है, तो पैसों का लेन देन हो जाता है। तो इसमें कितना अहम किरदार मुद्दई जो है वो अदा कर सकता है कि पुलिस भी पूरा सपोर्ट करे, जेंडर सेल जिसको मतलब पूरा सपोर्ट करे और मुद्दई भी स्टैंड ले, तो कितनी दोनों की जो है रजामंदी और अहमियत जो है वो शामिल होती है इसमें? वैसे तो जो 376 का ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, उसकी जो इसकी सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसमें सुलह सफाई नहीं होती। लेकिन होता क्या है इन केसेस में कि ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है, अगर आप अदालतों से भी डाटा कलेक्ट करें तो कि इसमें रिजाइलिंग स्टेटमेंट्स हो जाती हैं विक्टिम की तरफ से, उसमें कोई सोसाइटी का प्रेशर होता है, कुछ बाद में वो खुद भी बदनामी के डर से अगर एक FIR करवा दिए तो कुछ जो इसमें होते हैं मुद्दई वो अपने स्टैंड से हट जाते हैं, रिजाइलिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई वक़्त सरजद नहीं हुआ। तो ऐसे भी केसेस हमारे साथ हैं, लेकिन जब पुलिस पे एतमाद का इज़हार किया जाता है, केस हमारे पास आ जाता है और उसमें हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमने चाहे उसकी मेंटली काउंसलिंग भी करनी है
उधर से लेके उसको हर तरह के एक अच्छा माहौल दे के उसको बिठा के उसके बात सुनी जाए, उसे तसल्ली दी जाए, उससे यकीन करवाया जाए कि आपका केस अदालत तक जाने के लिए हम आपके साथ हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम करें, लेकिन जब रिजाइलिंग स्टेटमेंट्स हो जाती हैं उसमें थोड़ी सी पुलिस फिर बेबस हो जाती है। ठीक है। ये चीज़ें अच्छा ये बताइएगा कि आप हमारे देखने वालों को और जो इस तरह के केसेस जिनके पास बड़ी बदनामी का बायस भी बनते हैं, बड़ी सोसाइटी में भी और ख़ानदान में भी बड़ी मायूसी पाई जाती है, किस तरह का कोई केस बाज़ लोग करवाना नहीं चाहते हैं, FIR ही लॉन्च नहीं करवाते हैं, तो उनके लिए पुलिस की तरफ से कि जिस तरह से आप अगर ख़ातून हैं और ख़ातून ही मुद्दइया है और उसमें मुलज़िम को भी गिरफ़्तार किया जाता है, मर्द और औरत का फ़र्क जो बज़ाहिर ना किसी को फ़ील हो उसको उसका भी ख्याल रखा जाता है, कोई मैसेज है ऐसा देना चाहेंगे लोगों जी को? बिल्कुल, मेरा तमाम देखने वालों से एक मैसेज यही है कि अब स्पेशली जो ये लॉ बन चुका है इस पे बहुत काम हो चुका है इस लॉ पे बहुत काम हो चुका है। स्पेशल GBV कोर्ट्स भी बन चुकी हैं जिसमें सिर्फ रेप और वायलेंस से रिलेटेड हमारे केसेस डिस्कस होते हैं। तो इसलिए तमाम आवाम को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर हो जाता है तो उसमें बिल्कुल भी आपको किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जस्ट एक आपने अपने मोबाइल से 15 की कॉल मिलानी है। अगर आप खुद भी नहीं आ सकती या अगर आपको ये प्रेशर है तो आप जस्ट एक SMS ड्रॉप कर सकती हैं, 15 की कॉल कर सकती हैं। हमारी एप्लीकेशन मोबाइल में वुमेन सेफ्टी की है, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकती हैं। आपके केस को सुना भी जाएगा, आपको काउंसलिंग भी की जाएगी, आपको लीगल किसी किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड है वो भी दी जाएगी। इवन हम लोग NGOs में भी जिनका NGOs के साथ हमारी काफ़ी MOU साइन हुए हैं और जो रहना चाहती हैं शेल्टर होम में वो भी पुलिस प्रोवाइड कर रही है। और आपके केसेस को स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स ही सुनेंगी, तमाम इन्वेस्टिगेशन इसमें फ़ीमेल्स ही करेंगी। आपकी प्राइवेसी को किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं किया जाएगा। आप पुलिस पर अपने एतमाद का इजहार करें और ऐसे केसेस में जिसमें ये बहुत ही एक मैं ये समझती हूँ कि एक ट्रॉमा में गुजरती है जब एक किसी के साथ ये होता है केस, तो आप अपने आप में ये बर्दाश्त ना करें, पुलिस को रिपोर्ट करें और इंशाल्लाह उसमें हमारी पुलिस की ये कोशिश होगी कि अपने तमाम सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनकी गाइडेंस लेते हुए हम उसको मुलजिम को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवा सकें। थाना शफीकाबाद की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि रिश्तों का तकद्दुस जो है वो पामाल किया जाता है। एक ख़ातून जिसका ससुर उसको ज़्यादती का निशाना बनाता है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, मुलजिम को गिरफ़्तार करती है और उसको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाती है। सज़ा क्या है कि 25 साल उसको सज़ा सुनाई जाती है अदालत की जानिब से और 1 लाख रुपया जुर्माना जो है वो अदा करने का हुक्म दिया जाता है। जो मुतासरा खातून है वो हमारे पास हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उसका चेहरा भी हम नहीं दिखाएंगे और उसका नाम भी हम नहीं बताएंगे। लेकिन इस खातून ने हिम्मत का मुजाहरा किया और गुर्बत होने के बावजूद, पैसे ना होने के बावजूद उस केस को लड़ा, अदालत में जंग लड़ी, कानूनी जंग जो है ये जीत गई। किस तरह से इसके साथ वो जुल्म हुआ, वो ज़्यादती हुई, किसने क्या कुछ किया, पुलिस ने कितनी मदद की, अदालत में इसको कैसे इंसाफ मिला, ये खातून जो मुतासरा हैं इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। बाजी बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया तुहाडे नाल, तो आप बता सकती हैं कि ये कब हुआ, आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई थी और किस तरह से ये सब कुछ हुआ? हम आपका चेहरा और आपका नाम स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। ठीक है। और मैं उस वक्त भी जॉब करती थी। मेरे ससुर ने मुझे फ़ोन किया था। ठीक है। और मुझे यहाँ बुलाया कि आपके शोहर से साथ सुलह करवा देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपनी शादी के बारे में बताइएगा कि जब आपकी शादी कैसे होती है और क्या होता है कि आप नाराज़ होती हैं, सुलह फिर करवाने के लिए आपका जो सफ़ाक मुलजिम था, जो ससुर था, जो ससुर कहलाने के भी काबिल नहीं था, होता क्या? थोड़ी तफसील बताइएगा शुरू से कि शादी कैसे हुई। शादी मैंने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन रुखसती मेरी घर से हुई थी। अच्छा, तो शुरू से ये लोग ना मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं करते थे। ठीक है। तो मेरे ससुर की नज़र मुझसे मेरे ऊपर शुरू से गंदी थी।
ठीक है। और मैं ना लड़ाई करके इधर झगड़ा हुआ था तो इधर घर आई हुई थी अब्बू के पास। ठीक है। फिर इन्होंने मुझे कॉल की तो इन्होंने बुलाया, आपकी शोहर के साथ सुलह करवा देते हैं, आप यहाँ आए ताता साहब के पास आज, और उधर मैं तारीख पे आया हूँ, तारीख के बाद मैं आपको साथ लेके घर चला जाऊँगा। लेकिन ये घर नहीं लेके गया, ये अपनी खाला के घर चला गया। अच्छा, आपको मोटरसाइकिल पे आप उस लेके गया अपनी रिश्तेदार के घर? हाँ मुलजिम। जी, उसकी खाला का घर था, उधर गए हैं। ठीक है। 1 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद ये कभी इधर आई नहीं है, और अच्छा। खाला कह रही थी वो जब आए तो हमसे मिलवा के फिर घर जाइएगा। तो ठीक हम है। उसकी खाला के घर गए, लेकिन घर में कोई नहीं था, लाइटें भी बंद की हुई थी। तो मुझे कहा गया कि वो छत पे हैं सारे लोग, ठीक घर है। वाले सारे छत पे हैं। ठीक है। तो मैं छत पे देखने गई कि किधर, मैं आवाज़ देती हूँ नीचे आए। तो मैं वापस जब आई थी तो मेन गेट को इन्होंने ताला लगा दिया था मेरे ससुर ने। अच्छा। और फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की और मतलब के ज़्यादती की इसने मेरे साथ, ठीक है। और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने ज़ाहिर है इसने ज़्यादती की आपके साथ, फिर आपने कैसे हिम्मत की? पुलिस को आपने खुद ही कॉल की या अपने घर वालों को बताया? पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा? मैंने अपने कज़न को मैसेज किया था, वॉइस मैसेज किया कि मुझे घर का क्या है कि ले आए हैं, लेकिन घर नहीं गए, हम इधर खाला के घर आए हैं। ठीक है। तो मुझे ख़तरा है, इन लोगों से डर लग रहा है, ठीक तो है। लिहाजा कोई मेरे पीछे आ जाए। ठीक है। मेरी कज़न और मेरा कज़न दोनों GOR के करीब रहते थे, वो आए हैं तो उन्होंने पुलिस को कॉल किए। पहले दरवाज़ा बजाया, इन्होंने नहीं खोला, फिर इन्होंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस आई है, तो फिर इन्होंने दरवाज़ा खोला है मेरे ससुर ने। ठीक है। तो दरवाज़ा खोला, फिर उसके बाद पुलिस को आपने बुलवाया, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ? पुलिस को आपने क्या तफसील बताई? मेडिकल हुआ? पुलिस हमें लेके मुलजिम इधर, कैसे पकड़ा गया? पुलिस ने उसको मौके से पकड़ लिया। अच्छा। फिर हम इधर थाने में आ गए थे, शफीकाबाद थाने में आ गए? शफीकाबाद थाने में आ गए थे। ठीक है। उन्होंने फिर सारी तफसील पूछी, तफ्तीश की, और पुलिस ने मेरा पूरा साथ दिया। ठीक है। अच्छा मेरी बहन, ऐसा होता है कि जब इस तरह का वाक़या होता है तो ख़वातीन और घर वाले रिश्तेदार इज़्ज़त से जो है वो खौफज़दा होते हैं कि इज़्ज़त ख़राब होगी, नाम बदनाम होगा, तो पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं करवाते हैं। तो ये आपका अपना ही फ़ैसला था या आपको रिश्तेदारों ने या बहन भाइयों ने, माँ बाप ने कहा कि नहीं इसने गलत किया तो उसने वाकई इंतहाई गलत काम था, जुर्म किया था, उसकी सज़ा भी उसको मिली है? तो फिर कैसे आप ज़हनी तौर पे तैयार हुई? और जो वकला हैं वो तो फ़ीस लेते हैं अदालतों में पेश होने के लिए, पैसे कैसे आए? किस तरह से मदद की आपने अपनी? मैंने किसी से उधार पैसे लिए और मैंने अपना केस लड़ती रही, वकील को भी पैसे देती रही, और वकील ने भी मुझे इंसाफ दिलाया। उसने मेरे साथ वादा किया था, उसने मुझसे पूछा था आप क्या चाहती हो, मैंने कहा मैं सज़ा चाहती हूँ, इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और उसको यकीनन 25 साल की सज़ा हो गई है। अच्छा ये बताइएगा कि आपका शोहर जो है वो शादी के कितना अरसा बाद कहाँ चला गया था? उससे कोई राब्ता नहीं आपका हुआ कि उसकी बीवी के साथ उसके बाप ने इतना बड़ा जुल्म ढाया, उस पर ज़्यादती की उसके साथ? 1 साल पहले वो मेरे साथ रब्ता करता रहा है वक्त पे से कि इनको छोड़ दो। अच्छा, बाप की जो है वो केस को वापस लेने के लिए दबाव डालता था? हाँ, केस अपना वापस ले लो और मेरे बाप को छोड़ दो, मैं आपके साथ सुलह कर लेता हूँ, आपका घर बसा हुआ है तो बसा ही रहेगा, नहीं तो मैं आपको डिवोर्स दे दूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सज़ा दिलानी थी, वो मैंने दिला दी है, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी जो शादी है वो जब हुई तो ये तभी बाहर चला गया था? कितने अरसे बाद बाहर चला गया था? ये 1.5 साल के बाद गया था। 1.5 साल के बाद कहाँ गया था? ये पहले तुर्की गया था। अच्छा, तुर्की गया था। 1 साल तुर्की रहा, उसके बाद इटली चला गया। अच्छा, तुर्की में जो लोग गैर कानूनी तौर पे जाते हैं वैसे गया था? हाँ जी, डेंगी लगा के। डेंगी लगा के गया था। तो उसके बाद तुर्की भी वो डेंगी के ज़रिए ही गया? हाँ जी, तुर्की भी डेंगी के तरीके से गया। अच्छा, उस तरीके से गया। तो वहाँ पे अब जाके इसने आपसे कोई राब्ता नहीं किया कि आपको ये घर अपने वापस ले जाए, या उसके बाप को सज़ा हो गई है और आप सच्ची थी, आपके साथ उसने ज़्यादती की,
पुलिस ने जो सबूत फराहम किए अदालत को और अदालत ने उसकी रोशनी में सज़ा दी, तो उसने ये नहीं सोचा कि आपकी मदद करे या कोई पैसे भेजे या कोई आपके साथ राब्ता रखे, आपके घर वालों के राब्ते? वो राब्ता 6 महीने बाद 8 महीने बाद करता है, लेकिन वो यही कहता है अपना केस वापस ले लो, मेरे बाप को छोड़ दो, खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं देता। अच्छा, कुछ भी नहीं देता खर्चा। अच्छा, जब आप थाने में गई तो पुलिस के बारे में लोगों की राय तो यही होती है कि पता नहीं पुलिस इस तरह का केस जो है मुलजिम को सज़ा दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी, तो आपका भी कोई पुलिस के बारे में ऐसा ही आपने सुन रखा था या आपके एक्सपीरियंस में? पहले मुझे पुलिस पे यकीन नहीं था, जब मुझे इंसाफ मिला, इन्होंने मेरा साथ दिया, ठीक है, तो अब मेरा दिल मानता है कि पुलिस वाले काम करते हैं। ठीक है। तो अब आप कहाँ रहती हैं अपने घर वालों में? अभी मैं अपने अब्बू के साथ रहती हूँ। अब्बू के साथ रहती हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसका सिस्टम चलाने के लिए आप नौकरी करती हैं? जी, मैं आया का काम करती हूँ। अच्छा, तो जो कर्ज़ आपने लिया था वकील के लिए वो उतर गया या अभी हैं बकाया पैसे सैलरी में से कितने पैसे आपके लगे थे इस केस में? मेरे बहुत ज़्यादा पैसे लग गए केस में। कितने को? 2 लाख 3 लाख कितना? इससे भी ज़्यादा? इससे भी ज़्यादा। काफ़ी कोर्टों में केस गया है ना, हर कोर्ट में मैं नया वकील किया। अच्छा, तो मुश्किलें जो थी वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि जो मुश्किल आती रही, जो परेशानी आप? कर्ज उठाया है सब, काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने उधार उठाए हैं, फिर मैंने ये अपना केस लड़ा है और अभी भी मेरे ऊपर कर्ज है जो मैं अदा करती हूँ। अच्छा, अदा कर रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप बताएं कि जो लोग डर जाते हैं मुलजमान से या रिश्तेदारी होती है, किसी के कहने में कोई अखलाकी तौर पे किसी के दबाव में आ जाते हैं, तो जो केस वापस लोग ले लेते हैं, सज़ा नहीं दिलवाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपके पास है? उनके लिए कोई बात आप कहना चाहती हैं? मैं कहती हूँ अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, तो उसका इंसाफ मिलना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए, किसी और की ज़िंदगी ना ऐसे ख़राब हो सके, ये जुल्म किसी और के साथ ना हो सके। दुख और परेशानी तो ज़ाहिर है इसमें आपको बहुत सारी हुई कि आपका एक घर था, आपने शादी की, ख्वाब देखे होंगे किशोर के साथ अच्छी ज़िंदगी आप गुजारेंगी, वो भी ख़त्म हो गया रिश्ता। फिर एक वो रिश्ता जिसको बाप भी कहा जा सकता है और जो ससुर होता है वो बाप का ही दर्जा रखता है, तो उसने एक शफाक मुलजिम ने ऐसा काम किया जो शायद कभी माफ़ करने वाला नहीं है। तो क्या अब मुस्तकबिल में क्या करेंगी? इस तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखें और आपने ये जंग भी तो जीती है, क्या करना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती। सिर्फ यही आपका ज़िंदगी का मकसद था कि इसको सज़ा मिल जाए? घर तो मेरा टूट गया, अब पीछे बच्चा क्या है जो मैं इनके बारे में सोचूं या ज़िंदगी के। अब मेरे पास जॉब है, मैं दोबारा मतलब नई शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, घर वाले जो हैं वो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया और किस किस ने ज़्यादा सपोर्ट किया, जो आपको कहते थे कि बिल्कुल इसमें तुम्हें केस लड़ना चाहिए और मुलजिम को सज़ा? मेरे घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया। पूरा साथ दिया? बहन भाइयों ने, वालिदैन ने? अब्बू ने साथ दिया और भाई ने साथ दिया। अच्छा, ठीक है। ये थी जी वो मुतासरा खातून जिसने सारी तफसील हमें बताई कि किस तरह से इस केस को वो लेकर चली, ख्वाब देखे शोहर के साथ, शादी पसंद की, कोर्ट मैरिज की, लेकिन मुलजिम जो था वो अपने बेटे की बीवी के साथ जो है वो जुल्म करता है और ज़्यादती का शिकार बनाता है अपनी बहू को। लेकिन ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं जिसमें कोई खातून अपनी इज़्ज़त को भी मद्देनज़र रखे, अपने नाम को भी मद्देनज़र रखे, लेकिन मुलजिम को सज़ा दिलवाए। खातून ने बताया कि उसने कर्ज़ लिया, लाखों रुपए की रकम लगी, लाखों रुपए पास भी नहीं थे, कर्ज़ लिया, जॉब की, आज तक वो कर्ज़ उतार रही है। जो उसने अदालतों में होने वाले अखराजात जो अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपने कांधों पे रख के सारे इस्तेमाल किए, उसको आज भी जो है वो कर्ज़ को वो उतार रही है। लेकिन इस बाहिम्मत खातून को वाकई सलाम है कि जिसने ना किसी अखलाकी दबाव में आके
ना किसी और चीज़ में आके उस मुलजिम को माफ़ नहीं किया। यकीनन मुद्दई अगर मुकदमा अपनी किए हुए ज़्यादती के ऊपर उसके साथ खड़ा हो जाए तो पुलिस उसको 100% इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। जिस तरह से पुलिस का भी मौक़िफ़ इसमें यही है कि बर वक्त मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, तमाम मेडिकल जो शवाहिद हैं वो अदालत में पेश किए गए, और अगर इसमें कुछ थोड़ा सा वक्त भी गुजर जाता तो शायद मेडिकली जो चीज़ें अदालत को सबूत के तौर पे चाहिए होती हैं वो ना मिल पाती। लेकिन इस केस में 25 साल की सज़ा मुलजिम को सुनाई गई और वो सज़ा अब जेल में वो पूरी करेगा। उनसे ज़्यादती केस में उसको इंसाफ दिलाने में वकला का अहम किरदार है। वो वकला जो मुलजिम को सज़ा दिलवाने में कामयाब होते हैं वो इस केस में किस तरह से अपनी मदद पेश करते हैं इस मुतासरा खातून को। वकील क्या कहते हैं इस केस के बारे में, ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। ये केस थाना शफीकाबाद में रजिस्टर्ड हुआ था और ये केस जब चलान मुकम्मल होकर अदालत में ट्रायल के लिए आया उस वक़्त इसमें मुझे वकील एंगेज किया गया। इसमें पार्शली पहले ट्रायल जब शुरू हुआ तो कौंसल और थे, फिर लेटर उन्होंने शहादतों के लिए मुझे इसमें केस को एंगेज किया। ये मारिया नाम की बीबी ने एक लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद जो इसका खामन था उसके साथ इसके अख्तलाफात चल रहे थे। उन अख्तलाफात के दौरान हुआ ऐसे कि जो इस वक्त मुल्ज़म है मुकदमा में, जिसको सज़ा भी हो चुकी है, ये मुल्ज़म उसका ससुर भी है मारिया का। इसने अपनी बहू को बुलाया ये कह के कि मैं अपने ख़ानगी तौर पे मसालत के मामलात के लिए बुलाया। जब इसको बुलाया तो इसको बुला के घर पे एक शफीकाबाद के थाने के हदूद के करीब एक कोई घर था उधर ले गया। वहाँ ले जाके इसने इसके साथ ज़्यादती की। उसके बाद उस बीबी ने एक्टिवली अपने घर फैमिली को फ़ोन किया और फैमिली वाले जब वहाँ पे पहुँचे, जो उसकी कज़न थी वो मौके पे आई और उसने आके फिर 15 पे कॉल कराई और मौके पे पुलिस आई और पंजाब पुलिस ने फिर उसके इन लोगों ने FIR रजिस्टर की। टाइमली FIR रजिस्टर थी, टाइमली उसका मेडिकल हुआ, मियां मुंशी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल हुआ मारिया का। और उसके बाद ये फिर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में फिर वो कन्विक्ट, उसमें पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उसको चलान किया, वो मुल्ज़म करार पाया और जो DNA के सैंपल भेजे गए थे वो भी मैच हुए। क्योंकि ऐसे केसेस में मोस्टली जो औरतें होती हैं वो घबरा जाती हैं। बहू भी थी, उसको अपना घर बचाने के लिए आज तक ये मैरिज भी इंटैक्ट है, आज तक मारिया की तलाक भी नहीं हुई, उसने खामन ने अभी तक उसको तलाक नहीं दी। वो उसी मसालत में उस लड़की के साथ इतना बड़ा ज़्यादती हुई, ये सानिया हुआ और फिर बाकी मुकदमे की कार्रवाई जो चलती रही, एक तवील कार्रवाई चली जिसमें तवील शहादतें हुई, जिसमें डॉक्टरों की शहादत हुई, पुलिस वालों ने शहादत दी और फिर इसमें जज साहब जो मियाँ शाही जवेद साहब थे उन्होंने एक इंतहाई जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए 25 साल सज़ा सुनाई जो कानून के मुताबिक और बिल्कुल एक इंसाफ के लिए है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है किसी हद तक कि बहुत से मसाइल इस ट्रायल में हमने भी फेस किए, कभी हड़तालें, कभी जुडिशल रिमांड, जिसमें ये औरत थक गई कि मैं कितनी देर दफ़ा अदालत आऊँ या फिर इसको जिसकी शहादत होने के बाद हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको मुद्दई जो विक्टिम है इसको हर तारीख पे अदालत में, जज साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं हर तारीख पे अदालत में आने की, ताकि वो अपनी नौकरी कर सके, अपने रोज़गार का मामलात को चला सके। तो फिर मैंने जब इस केस में हम आए तो हमने इसको विक्टिम की शहादत करवाते साथ ही, इसका बयान करवाते साथ ही इसको अदालत आने से रोक लिया कि भाई जब ज़रूरत हुई तुम तब आए आना। तो शहादतें फिर उसके मुताबिक, क्योंकि क्लाइंट का मेरे पे ट्रस्ट था, उनके रिलेटिव्स के थ्रू मेरे पास ये केस आया, तो उसमें हमने जब शहादतें करवाई तो एक पॉजिटिवली डॉक्टर साहिबान भी जो जिसने इसका मेडिकल टेस्ट किया उन्होंने भी आके एज करेक्ट शहादत दी और कोई भी इसमें डेंट जो है दूसरी पार्टी क्रिएट नहीं कर सकी। पुलिस की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये था कि एक अच्छा केस बिल्ड किया गया था और जो था हकीकत। और मोस्टली मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मोस्टली जो सच्चे केस होते हैं वो सच्चे ही होते हैं। जब एक ऐसा सच्चा केस तैयार किया जाता है तो वो अपने आप में अपनी मजबूती रखता है, उसकी हकाइक। और जज साहिबान को भी जब सारा ट्रायल चलता है अक्सर एपलेट स्टेजेस पे जाके मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को अक्सर पसे पुश्त डाल दिया जाता है। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है वो उसने विक्टिम देखा होता है, उसने मुल्ज़म देखे होते हैं, उसने सारी मुकम्मल शहादत में डे बाय डे
कि सारी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट को ऑब्ज़र्व भी कर रही होती है कि क्या ये सच्चा केस है कि झूठा केस है। इस वजह से ट्रायल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हमेशा अहमियत होती है। लेकिन हमारी एपलेट स्टेजेस पे जाके ये केस भी अपील फाइल हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हो सका एपलेट कोर्ट में। लेकिन एपलेट स्टेजेस पे जाकर कुछ सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, सिर्फ कागजी और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात होती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही होती है, विक्टिम का रवैया, मुल्ज़म का रवैया, जो कंप्लेनेंट है उसकी बात को गौर से सुनना, हर चीज़ को डायरेक्टली ट्रायल कोर्ट देख रही थी। और ट्रायल कोर्ट ने एक बेहतरीन और एक इंसाफ देने वाला फैसला किया। अदालत का कोई रोल नहीं था ऐसा, अदालत उसको इंगेज कर नहीं सकती थी क्योंकि वो किसी भी किस्म के क्राइम में मुलव्विस नहीं था। उसने ना तो इस जुर्म को फैसिलिटेट किया, ना ही पुलिस ने उसको किसी जगह पे इन्वॉल्व किया। इसलिए कोर्ट एट द स्टेज ऑफ ट्रायल उसको किसी भी जगह पे इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी, ना अदालत कर सकती थी, ना अदालत को उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत थी। वो वैसे भी बैरून मुल्क था, अपनी बीवी के साथ गाहे बगाहे राब्ते में भी रहा, अपने बाप की माफ़ी के लिए भी बात करता रहा। लेकिन इसने एक मजबूत फ़ैसला किया मारिया ने, और अपना जो मुकदमा था, जो इसके साथ ज़्यादती हुई, उसके ऊपर डटी रही। और ये जो फ़ैसला इसने करवाया, इसकी ही मेहनत है, इस औरत की बेतहा मेहनत है। हमारी एफ़र्ट्स, पुलिस की एफ़र्ट्स या किसी चीज़ की भी मैं कहता हूँ सेकेंडरी है। सबसे पहले उस बीबी का अपने हक़ के लिए खड़े होना सबसे अहम है। उसमें खामन की किसी स्टेज पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। अब वो अपने खामन के साथ रहना चाहे ना रहना चाहे, वो एक अलग फैक्टर है, वो रखता है नहीं, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना। ऐसा मेरे तजर्बे में भी है। ऐसा मेरे साथ हमारे पास एक एम्प्लॉई का ऐसे ही केस आया था। उसके वालिद और वो उसकी वालदा उसको रजिस्टर करवाना ही नहीं चाहते थे, जबकि बच्ची करवाना चाहती थी, लेकिन फैमिली के दबाव में आकर नहीं रजिस्टर करवा सकी। लेकिन ऐसे मामलात में मैं आपको यही बताता चलूँ, केस रजिस्टर करवाने में इस वक्त जो फीमेल्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो कुछ लड़कियों को फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पे हम मेल, हमारे पुलिस के जो डिपार्टमेंट है उसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद तो हैं। उसमें से गैर मुनासिब रवैयों की वजह से थाने में मुकदमा दर्ज करवाते वक्त गैर मुनासिब जुमले कसने, अच्छा फिर तुम उधर गई क्यों थी, क्यों क्या था, कि तुम अपने घर से क्यों नहीं निकली है, इस तरह के जुमलों की वजह से औरतें हमेशा घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, फैमिली अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए इसको रुक जाती हैं। लेकिन अगर किसी के साथ इस तरह का कोई वाक़या होता है तो मेरा हमेशा मशवरा यही है कि इसका डट के मुकाबला करना चाहिए। इसका मुकाबला करने का नतीजा देखें आपके, जो इस केस में जैसे हुआ कि मुलज़म को 25 साल सज़ा हुई, 1 लाख जुर्माना हुआ। इसमें फ़र्दर भी है कि अगर वो जुर्माना पे ना करेगा तो उसमें सज़ा में एक्सटेंशन है। लेकिन बात यह है कि अगर हम मुकदमे रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो ऐसे मुकदमों में रेशो बढ़ती जाएगी। अगर ये मुलज़म इसी तरह बाहर दंदनाता फिरता रहता और अगर इसको सज़ा ना होती तो ऐसी वो किसी और के साथ भी ये ज़्यादती कर सकता था। क्योंकि ऐसे हैवान पर सोच आदमी को, जिसने अपनी बहू के साथ या किसी औरत के साथ ऐसी कोई हरकत करता है, उसके ख़िलाफ़ अगर वो औरत मुकदमा नहीं दर्ज करती तो वो अपनी दूसरी कम्युनिटी की औरतों को भी गैर महफूज कर देती है। तो इसलिए यही है कि इसका डट के मुकाबला करना चाहिए मजबूती के साथ। तो इंशाअल्लाह कोर्ट, अदालतें आपका ताउन भी करती हैं, लेकिन हमारा जो एक डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हम अक्सर गाहे बगाहे तारीफ़ करते वक्त सोच में पड़ जाते हैं कि वो हमारी पंजाब पुलिस ही है। पुलिस का हमेशा ही अदम ताउन इस मुकदमात में जो है, रजिस्टर ना करना, बैठा के रखना, ये चीज़ें मामलात में पुलिस की ही बेहतरी ही ज़रूरी है। पुलिस अगर ताउन करे, जैसे फ़ीमेल ऑफिसर थी, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व होती है वो उसको ताउन करे उसके लड़की के साथ, तो वो मुकदमे लोग रजिस्टर करवाने के बाद भी अक्सर मुकदमा में सुलह हो जाती है, लोग पीछे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसी वजह यही होती है कि हमारी पुलिस बीच में से प्रेशर डाल रही होती है कि आप सुलह कर लें, ये कर लें। ऐसे मुकदमे में लड़की डटी रहेगी, उसने किसी की भी बात नहीं सुनी सुलह के लिए, तो उसका नतीजा सबके सामने है, सज़ा हो चुकी है मुलज़म के वक्त वो जेल के अंदर है। ये थी जुर्म की वो दास्तान जिसमें सुसर अपनी बहू को ज्यादती का निशाना बनाता है, लेकिन बहू बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और अपनी इज्जत आबरू को दांव पर लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, पुलिस के जरिए कानून का सहारा लेती है और कानून पर खर्च होने वाले अखराजात जो मुख्तलिफ किस्म के वकला को फीस अदा करती है उसके लिए कर्ज लेती है। उसको बिलाखिर इंसाफ मिलता है। इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसे वो इंसाफ मिलता है जिसकी वो तवक्को करती है। 25 साल की सज़ा होती है, 1 लाख रुपया मुलजिम को जुर्माना होता है। और ये सबक मिलता है कि अगर इस तरह का कोई जुर्म
मुल्ज़म करता है और अगर मुद्दई उसको चाहे तो सज़ा हर सूरत में मिल सकती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस तरह के केस अब सामने ला रही है जिसमें उन लोगों को सज़ा मिलती है जो हकीकत पर मबनी जुर्म करते हैं, सच पर मबनी हकायक होते हैं। वो चीज़ें जब सामने आती हैं तो मुल्ज़िम करार वाकई सज़ा को पहुंच जाते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।